हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल श्याम्स क्लासेस विद श्याम सर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास का पोल साइंस फर्स्ट चैप्टर पार्ट 1। फर्स्ट चैप्टर है आपका और जिसका पार्ट 1 है। ये नया सिलेबस है आपका जो अभी आया है, 2020 में आया था। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कराया जा रहा है। नए टॉपिक्स हैं, कई सारे नए पॉइंट्स हैं। वीडियो को एंड तक देखना, वरना कई सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं वो आपके मिस हो जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है शीत युद्ध का, जिसमें हम बात करते हैं शीत युद्ध 1945 से 90 तक चला था। ये दो देशों के बीच हुआ था, एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। शीत युद्ध की जो शुरुआत थी, यानी कि इसका जो बीज बोया गया था, वो द्वितीय विश्व युद्ध में ही हो गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था 1939 से 1945 तक चला। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे बात कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में एक मित्र राष्ट्र था और एक ध्रुवीय शक्तियां थी, अलग अलग ग्रुप। मित्र राष्ट्र में एक तो सोवियत संघ था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, यानी चार शक्तियां थी ये। और ध्रुवीय शक्तियां में जर्मनी, जापान, इटली, इसमें तीन थे। इन दो के बीच में युद्ध हुआ था, बिल्कुल इन दो ग्रुप के बीच में युद्ध हुआ था, और जिसमें से ध्रुवीय शक्तियां जो थी वो हार गई थी। और जीता कौन? मित्र राष्ट्र। हाँ जी, मित्र राष्ट्र जीत गया था। तो युद्ध की लास्ट टाइम में कैसे ये हारे? सबसे पहले किसने सरेंडर किया? द्वितीय विश्व युद्ध में भैया जब अमेरिका आ चुका था, सब घबरा चुके थे बुरी तरीके से, सबकी हालत खराब थी। तो सबसे पहले 2 मई, डेट याद कर लेना, 2 मई 1945 को इटली ने सरेंडर कर दिया। भैया मैं नहीं अब जीत सकता, मेरे पास इतने हथियार भी नहीं है। और 7 मई 1945 को जर्मनी की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि हिटलर ने। दोनों ढेर हो गए। लेकिन 8 मई तक अगर बात करें, पूरा यूरोप में समाप्त हो चुका था युद्ध। हाँ, यानी कि यूरोप में अब युद्ध नहीं था। इटली भी हार गया, जर्मनी भी हार गया। अब बचा कौन? एक बंदा धुरंधर, वो था जापान। भाई जापान नहीं माना, भाई जापान नहीं माना, एक छोटा सा देश नहीं माना। तो सोचो अमेरिका का क्या हाल हुआ होगा। अमेरिका आग बबूला होगा, गुस्से से पागल हो गया। और इसी गुस्से से, अब गुस्सा नहीं संभाल पा रहा है, उसने सोचा इतना छोटा सा देश मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो उसका तो मुंह तो बंद करना पड़ेगा। बस जापान पे 2 परमाणु बम गिरा दिए। तो बात कर लेते हैं परमाणु बम कहां कहां गिराए गए। जो पहला परमाणु बम गिराया था वो 6 अगस्त 1945 में। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है आपसे। तो 6 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर में गिरा दिया बम। इस बम का नाम क्या था? इस बम का नाम था लिटिल बॉय। यस, ये याद रखना, इस बम का जो हिरोशिमा में गिराया था उसका नाम लिटिल बॉय था। इसका वेट, जो वजन था, 15 किलो टन था। याद रखना ये बात। और फिर उसके बाद 9 अगस्त को, यानी कि 6 के बाद 7, 8 और 9, यानी कि तीसरे दिन दूसरा परमाणु बम गिराया जापान में नागासाकी शहर में। ये शहर थे उसके, जापान के बहुत बड़े शहर थे जहां पे बहुत अर्थव्यवस्था पूरे देश की चलती थी। नागासाकी शहर भी गिरा दिया भाई, वहां भी ढह गया, वहां भी गिरा दिया। और इस बम का नाम क्या था? फैटमैन। यानी कि पहले वाले का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे वाले का नाम था फैटमैन। और इसका वजन 21 किलो टन था, यानी कि पहले वाले से ज्यादा था, तभी फैटमैन नाम इसका। उससे भी मोटा, भारी, यानी कि, और वो छोटा था। और इस आक्रमण से जनसंख्या जो थी वहां की, इन दोनों शहरों की आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी, मर गई थी। और उतना ही नहीं, आने वाले समय में जापान पे हर बच्चा नया पैदा जो होता था वो अपंग पैदा होता था। इतनी बुरी हालत हुई थी जापान की। अब इस विश्व युद्ध के बाद 2 ध्रुवीय शक्ति बची। 2 ध्रुवीय शक्तियां होती कहां, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। वह स्थिति जब विश्व में शक्ति 2 केंद्र पर हो, यानी पूरा विश्व केवल 2 बंदों के हाथ में हो, बस 2 देशों की, यानी कि विश्व का 2 भागों में बांट दिया जाए, यानी बंटवारा। जैसे एक मकान का बंटवारा, वैसे पूरे विश्व का 2 भागों में बंटवारा कर दिया जाए, उसे 2 ध्रुवीय विश्व कहते हैं। वो कौन थे ऐसे हीरो, 2 दिग्गज? पहला था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था वो पूंजीवादी विचारधारा वाला था, यानी ये पूंजीवादी विचारधारा थी इसकी। जबकि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा थी। अमेरिका पश्चिमी खेमे का नेतृत्व किया और सोवियत संघ ने पूर्वी खेमे का, यानी कि जो पश्चिमी यूरोप था उस पूरे को अमेरिका ने अपनी तरफ कर लिया और सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप को अपनी तरफ कर लिया। और इस तरीके से पूरे विश्व को बांटकर इन 2 लोगों के बीच में रंजस पैदा हो गई। लेकिन ये तो दोस्त थे, इनमें इतनी दुश्मनी कैसे हो गई? ऐसा क्या कारण था दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई?
ये कारण तो उनके द्वितीय विश्व युद्ध से ही स्टार्ट हुए थे। तो इस पे हम डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। तो पहले मैं बताऊं दो ध्रुवीय शक्तियां जो थी ये उदय क्यों हुई, ये दोनों ही क्यों उभरे पूरे विश्व में। दोनों महाशक्तियां विश्व में अपने आप को नंबर 1 बनाना चाहती थी। भैया सोवियत संघ पहले से ही बना हुआ था और अमेरिका चाह रहा था कि मैं भी बनूं, वो भी अमेरिका भी नंबर 1 बन रहा था। तो एक म्यान में दो तलवार तो रह नहीं सकती हैं, इसीलिए दोनों ने कहा भैया या तो तू नंबर 1 नहीं बन सकता, मतलब एक दूसरे को नीचा गिरा रहे थे, नंबर 1 बनना चाह रहे थे। इसलिए दोनों महाशक्ति अपने वर्चस्व को बनाना चाहती थी, यानी कि अपनी पावर को, अपने वर्चस्व को, दबदबे को बढ़ाना चाहती थी। दोनों शक्ति अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहती थी, दोनों ही परमाणु ताकत बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि अब तो सोवियत संघ ने देख लिया अमेरिका के पास परमाणु बम है, अच्छा मुझे बताया भी नहीं। अब इसने सोचा मैं भी अब परमाणु ताकत बढ़ाऊंगा, इसे दिखाऊंगा कि मैं हूं कौन। बस इसी रंजस से अंदर ही अंदर जलते रहे, एक दूसरे से किलसते रहे और इन पावरफुल बनते रहे। और दोनों ही शक्ति अपनी विचारधारा को फैलाना चाहती थी कि भाई अमेरिका चाहता था मैं चारों तरफ पूंजीवादी फैला दूं, सोवियत संघ चाहता था मैं चारों तरफ साम्यवादी फैला दूं। अब स्टार्ट होता है शीत युद्ध का अर्थ। तो स्टार्ट करते हैं जब दो देश या दो गुट एक दूसरे से डायरेक्ट आक्रमण ना करके अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि सीधा लड़ाई ना करके एक दूसरे को नीचा दिखाना, नुकसान पहुंचाना, कमजोर करने का प्रयास करना, जिसमें युद्ध ना होते हुए भी युद्ध जैसी स्थिति बनी रहे, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। यानी कि गोला बारूद इन सबसे युद्ध ना हो, एक दूसरे को इंसल्ट करके, एक दूसरे की अखबार में बेइज्जती करके, एक दूसरे देश से उसकी मतलब इंसल्ट करा के कि वो मेरे सामने क्या है, ऐसे एक दूसरे को चेतावनी देना, धमकी देना, इसी को ही हम शीत युद्ध कहते हैं। अब आता है शीत युद्ध होने के कारण। मैंने आपको बताया था और भी बहुत सारे कारण हैं शीत युद्ध, लेकिन जो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध से हुआ था वहां से मैं आपको कारण बता रहा हूं, क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और शीत युद्ध स्टार्ट हो गया होगा, यानी कि उसके बीच कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध में बॉय होंगे। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है 1917 की रूसी क्रांति में अमेरिका द्वारा मदद ना मिलना। 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी, जब एक राजा था वहां पे जार निकोलस नाम का। उस क्रांति को के खिलाफ थे उस समय लेनिन, और लेनिन जो थे वो साम्यवादी थे। साम्यवादी पार्टी ने रिक्वेस्ट की अमेरिका से कि आप हमारी मदद करो इस क्रांति को खत्म करने में, मतलब यानी कि इस राजा को हटाने में, लेकिन रूस की मदद नहीं की, क्योंकि अमेरिका तो पूंजीवादी था, इसलिए जानबूझ के उसने मदद नहीं की। तो वहीं से साम्यवादी अमेरिका से चिढ़ गए थे। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा रूस की सैनिक मदद ना देरी से करना। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो अमेरिका उस समय और रूस का युद्ध उससे जर्मनी से हो रहा था, जर्मनी ने रूस की बुरी हालत कर दी थी। अब रूस ने उससे मदद मांगी अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका मदद कर रहा था ब्रिटेन की, तो इसने कहा भाई मुझे भी सैनिक भेजो। लेकिन अमेरिका ने जानबूझ की बहुत देर लगाई सेना भेजने में, जिससे जर्मनी रूस के अंदर काफी हद तक घुस चुका था और रूस के काफी सैनिक मारे जा चुके थे। इसलिए रूस युद्ध था उस समय, नहीं तो चिढ़ तो बहुत बुरी तरीके से गया था। तो यहीं से अंदर ही अंदर साम्यवादी पूंजीवादी के खिलाफ कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर रंजस भर रही थी। नेक्स्ट, अमेरिका द्वारा रूस को हथियारों की पूर्ण मदद ना करना। अब जब अमेरिका सबकी मदद कर रहा था, फ्रांस की, ब्रिटेन की, अब जब रूस ने उससे कहा कि भैया मुझे हथियार चाहिए, उस समय बड़ा हथियार खत्म हो चुके थे, तो अमेरिका ने क्या किया, हथियार तो दिए, लेकिन वो हथियार दिए जो उसके सैनिक यानी रूस के सैनिक सही से यूज भी नहीं कर पा रहे थे, यानी कि समझ लो जैसे किसी को कबाड़े का माल देना। तो ऐसे उसने किया अमेरिका ने रूस के साथ। ये सारे पॉइंट्स आपको बुक्स में भी नहीं मिल पाएंगे, ऐसे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में हुए थे। अगला, परमाणु बम का रहस्य छुपाना। बताओ, अमेरिका ने 2 परमाणु बम बना लिए, वो बात ब्रिटेन को भी मालूम थी, वही बात फ्रांस को भी मालूम थी, लेकिन उसने रूस को नहीं बताया। यानी कि अमेरिका भी अंदर ही अंदर चाहता था कि ये बात रूस को ना पता चले, कहीं रूस ना परमाणु बम बना ले, इसलिए रूस को वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहता था। इसलिए रूस को ये बात समझ में आ गई कि भैया ये मुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, और यहीं से अंदर ही अंदर शीत युद्ध चालू हो चुका था। विस्तारवादी नीति अपनाना, वहां अमेरिका अंदर अंदर सबको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए इंसिस्ट कर रहा था। यानी कि फ्रांस को तो बना दिया था, ब्रिटेन को भी बना दिया था, और भी कई देश थे जिसको वो अपनी नीति बता रहा था, तो रूस तो चिढ़ेगा ही चिढ़ेगा। अब एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करना,
और ऊपर से अमेरिका रशिया के खिलाफ प्रचार कर रहा था कि ये बता रहा था कि साम्यवादी बिल्कुल बेकार होती है, इससे किसी देश का विकास नहीं होता है। ऐसी रशिया भी अमेरिका के खिलाफ प्रचार कर रहा था कि पूंजीवादी लुटेरे होते हैं और इससे किसी भी व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा। तो बस एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करना शुरू, इसी से रंजस हो गई। यूएनओ के नियमों को रूस द्वारा उल्लंघन करना, ऊपर से अमेरिका इसलिए चिढ़ गया क्योंकि जो भी बात यूएनओ में अमेरिका कहता कि नियम थे कुछ कि किसी देश में हस्तक्षेप नहीं करना है, अपनी नीति जबरदस्ती लागू नहीं करनी है, वही रूस उल्टा करता। रूस जबरदस्ती दूसरे देशों में कब्जा कर रहा, अपने सैनिक अड्डे बना रहा और उल्लंघन कर रहा जानबूझ की। बस तो इसलिए अमेरिका चिढ़ने लग गया। ऊपर से सैनिक गुटों का निर्माण करना, दोनों ने सैनिक गुट बनाने लग गए। अमेरिका अपना सैनिक गुट, यानी कि सैनिक गुट इसलिए कल को साम्यवादी से लड़ाई हो तो कम से कम हम लड़ सकें, इसलिए अमेरिका ने भी सैनिक गुट बना लिया। 3 गुट बना लिया अमेरिका ने, नाटो बना लिया, सीटो बना लिया, सेंटो बना लिया। इन्हीं के खिलाफ रूस ने यानी कि सोवियत संघ ने भी बना लिया वार्सा पैक्ट। अब लग गए भाई अस्त्र शस्त्र के निर्माण में होड़। अब रूस भी, सोवियत संघ भी पीछे नहीं हटा, उसने भी अंधाधुंध परमाणु मिसाइल्स बनाना शुरू कर दिए। यहाँ अमेरिका बना रहा है, तो आपस से अंदर ही अंदर लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन अंदर ही अंदर शीत युद्ध की जो थी यानी कि कोल्ड वार बढ़ता ही जा रहा था। अब एक ऐसा टाइम आया, क्यूबा मिसाइल संकट जिसे कहा गया, जब शीत युद्ध एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया, बहुत भयंकर। इसी को कहते हैं, इसने आग में घी का काम किया था। तो आइए पहले ये मेन क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम पढ़ लेते हैं क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा मिसाइल संकट बता देता हूं। क्यूबा एक छोटा सा द्वीप है जो अमेरिका से 140 किलोमीटर दूरी से था, यानी कि अमेरिका के बिल्कुल नजदीक है। अब क्यूबा के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से संबंध इसके अच्छे नहीं थे, क्यूबा के बिल्कुल नहीं। देखो नजदीक था लेकिन अच्छे संबंध नहीं थे। 1959 में, ये डेट याद रखना, फिदेल कास्त्रो ने सोवियत के समर्थन से यानी सोवियत संघ के समर्थन से, क्यूबा में एक सरकार थी जनरल बतिस्ता, इसको बर्खास्त कर दिया गया और सत्ता पे अधिकार कर लिया। यानी कि फिदेल कास्त्रो ने बतिस्ता को हटाकर खुद सत्ता ले ली बस। और जब बतिस्ता था वो अमेरिका से पहले डरता था, लेकिन फिदेल कास्त्रो में कोई डर ही नहीं था। क्यूबा में अब तेजी से साम्यवाद आ गया क्योंकि फिदेल कास्त्रो किसका दोस्त था? सोवियत संघ का। और सोवियत संघ ने साम्यवादी यहां पर लागू करवा दी बस। अब ये बात यार बर्दाश्त नहीं होगी, और फिदेल कास्त्रो ने जब साम्यवादी लागू करी, सारे उद्योगों में अपना नियंत्रण कर लिया। साम्यवादी में तो होता ही है, सब में सरकार का नियंत्रण होता है। बस फिदेल कास्त्रो ने सारे उद्योग अपने हाथ में ले लिए। अब जब क्यूबा में अमेरिका के पूंजी, क्योंकि क्यूबा में अमेरिका के पूंजीपतियों ने करोड़ों डॉलर निवेश किए, बगल में था, बहुत सारे डॉलर निवेश किए हुए हैं, और सबसे ज्यादा कहते हैं 27% तो अमेरिका अमेरिका के हैं। तो क्यूबा से तो चिढ़ गया भैया, अमेरिका के राष्ट्रपति को बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनके उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। उसने बात करी, क्यूबा से कहा भाई ऐसा मत कर, तो गलत है। क्यूबा नहीं माना। अमेरिका ने कहा बेटा नहीं मानेगा ना, फिर युद्ध कर तू, तेरे को बचाने कोई नहीं आएगा, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, बगल में रहता है, जब मर्जी पूरा सब ले लूंगा, मैं छीन लूंगा, बता कौन बचाएगा तेरे को। क्यूबा घबरा गया। और अमेरिका ने तब तक 1961 में एक योजना भी बना ली, बे ऑफ पिग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा ये। बे ऑफ पिग्स आपसे पूछ सकते हैं क्या है, तो आक्रमण की एक योजना थी बे ऑफ पिग्स, यानी कि क्यूबा पे आक्रमण करने की। यानी कि उसने कहा फिदेल कास्त्रो की सत्ता को तो मैं उखाड़ फेंकूंगा कुछ भी हो। अमेरिका ने सोच लिया, लेकिन यह अभियान सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस घटना के बाद जैसे ही फिदेल कास्त्रो को पता चला कि अमेरिका मुझ पर हमला बनाने की प्लानिंग कर रहा है, तो उसने क्या किया, सोवियत संघ से मदद ले ली। और सोवियत संघ बैठा था भूखा कि मैं भी दिखाऊं अमेरिका को, वो राजी हो गया। बस सोवियत संघ ने 1962 में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और जंगी बेड़े भी भेज दिए। बस यही इंतजार कर रहा था सोवियत संघ, कर लिया। अमेरिका को सोवियत संघ की इस गतिविधि का 3 हफ्ते बाद पता चला, यानी कि 21 दिन लग गए इस बात को। अमेरिका को पता ही नहीं चला, बड़ी खुफिया तरीके से उसने मिसाइल तैनात की थी। और अमेरिका ये सोच भी नहीं सकता था कि क्यूबा पर मिसाइल भी तैनात कर देगा सोवियत संघ, तो इसलिए नहीं पता लगा। जब अमेरिका को परमाणु की बात पता चली तो सच में उसके पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि अमेरिका ने तो प्लान कर रखा था क्यूबा पे उखाड़ फेंकने का, लेकिन अमेरिका को डर भी था।
बिल्कुल, कि अगर मैंने आक्रमण किया और रशिया ने, सोवियत संघ ने जरा सा भी मिसाइल एक दाग दी तो पूरा अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका इस बात से बुरी तरीके से सोवियत संघ से चिढ़ चुका था। समझ लो पूरे विश्व में तीसरे विश्व युद्ध का भय हो गया था। पूरा डर था। भारत, सब लोग रिक्वेस्ट करने लग गए सोवियत संघ से। यूएनओ में मीटिंग रखी गई, भाई अब युद्ध मत करो प्लीज, सारे देशों में देखो क्या होगा, कितने देशों की हालत खराब होगी। द्वितीय विश्व युद्ध से सीखो, जापान की कितनी बुरी हालत थी, वहां परमाणु बम गिराया गया था, तो कितने सालों तक वहां पे लोग आज भी वहां पर अपंग पैदा हो रहे हैं। तब जाके सोवियत संघ ने 23 अक्टूबर 1962 में मिसाइलें हटाने की घोषणा कर दी। तब जाके अमेरिका को राहत मिली। लेकिन अंदर ही अंदर अब अमेरिका सोवियत संघ से बुरी तरीके से चिढ़ चुका था। बस यही क्यूबा मिसाइल संकट कहलाता है। और इसी घटना ने शीत युद्ध की चिंगारी में घी का काम किया। यानी कि सबसे मेन जो पॉइंट था ये था आपका क्यूबा मिसाइल संकट। इसको अच्छे से लर्न करना, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को अलग से डिफाइन किया है। आगे चलते हैं। अब इन्होंने जब गुस्सा, अब दिमाग तो खराब था दोनों में, दोनों एक दूसरे से दुश्मनी हो गई थी। अब दोनों ने सैनिक संगठन बनाना शुरू कर दिए थे। तभी अमेरिका ने, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अमेरिका ने कौन सा संगठन बनाया, नाटो। तो नाटो के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि नाटो के बारे में आप पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसको उसकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा उसके एम क्या थे, क्या उद्देश्य थे और किस तरीके से ये कार्य करता है। तो स्टार्ट करते हैं। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में बनाया गया था। 12 देश शामिल थे इसमें। बेल्जियम था, कनाडा था, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आज वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं। बिल्कुल। आगे चलते हैं। इसका जो मेन यानी कि हेड ऑफिस कार्यालय जो बेल्जियम में है। और ये संगठन सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था है, यानी कि सबकी सुरक्षा। अगर एक में भी किसी ने युद्ध कर दिया, यानी कि साम्यवादियों ने, वो सब पर युद्ध समझा जाएगा, सब मिलकर उसे मारेंगे, ऐसा प्रावधान था। जैसे गैंग बना लेते हैं लोग। हाँ जी। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। डेट याद रखना इसकी। 1966 में फ्रांस नाटो से अलग हो गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक नंबर पूछा जाता है कि फ्रांस नाटो से कब अलग हुआ। ये अलग क्यों हुआ यार? फ्रांस, अमेरिका चालाक था। सबको सैनिक सहायता देने के चक्कर में सबसे पैसे मांगता था कि भैया तुम्हारी सैनिकों की मदद, तुम्हारे लिए इतनी मैं वो कर रहा हूं, इन सैनिकों को रख रखाव के लिए खर्चा लगेगा। तो काफी मोटी रकम ऐंठता था इन सबसे। तो भैया फ्रांस ने कहा भैया मुझे ना सैनिक देने हैं ना मेरे को पैसा देना है, मैं अपने देश का विकास करूंगा। और 1966 में उसने अपने आप को अलग कर लिया। 6 फरवरी 2019 में मैसिडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बना था। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 जो अभी अभी बना था 2019 में, वो था मैसिडोनिया। आगे चलते हैं। अच्छा, नाटो बनाने के उद्देश्य क्या थे? ऐसा क्या था, अमेरिका को क्या लगा कि बनाना चाहिए कोई संगठन? सबसे पहले यूरोप में आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना, यानी कि यूरोप में आक्रमण कोई करेगा तो अवरोधक की वो होनी चाहिए, यानी कि इसे बोलते हैं शक्ति संतुलन। यानी कि सामने वाला दुश्मन जो है उसके बराबर टक्कर रखनी, ताकि सामने वाला भी हमसे युद्ध ना करे। हाँ जी। सोवियत संघ का पश्चिमी यूरोप में बढ़ते विस्तार को रोकना, यानी सोवियत संघ चलाक था ना, जो साम्यवादी फैला था, उसके विस्तार को रोकना इसलिए बनाया गया था। यूरोपीय देशों को सैन्य मदद देना, यानी कि जितने यूरोप देश हैं, पश्चिमी यूरोप, उनकी हम सैन्य मदद करेंगे, यानी कि कोई भी साम्यवादी उनसे लड़ नहीं सकता। इन यूरोपीय यूरोपीय देशों का आर्थिक विकास भी करेंगे। पूरे पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में बांध के रखेंगे और कहीं भी साम्यवादी के प्रभाव को बढ़ने नहीं देंगे, यानी कि साम्यवादी प्रभाव को कम करेंगे। ये थे नाटो के उद्देश्य। अब अगला संगठन है, ये भी अमेरिका का संगठन है, सीटो। इसके बारे में बात कर लेते हैं। सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये, यानी दक्षिणी पूर्व एशियाई संधि संगठन। अमेरिका ने दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों को साम्यवादी के चंगुल से, अब देखो यूरोप को तो उसने अपनी तरफ कर लिया, अब लेकिन उसने दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों को साम्यवाद में ना आ जाएं, क्योंकि वो सोवियत संघ के पास ही है सारे देश ही है, तो उसने साम्यवाद के चंगुल में फंसने से रोकने के लिए सीटो नामक एक समझौता किया। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने इन देशों को भारी सैनिक और आर्थिक मदद दी। लालच है, अमेरिका शुरू से चालाक था, उसने उनको भारी सैनिक दे दिए, क्योंकि उनके पास ना सेना अच्छी थी, कोई भी उन्हें पीट सकता था आके, सच में कमजोर थे, इसलिए उन्हें सैनिक मदद दे दी और पैसा भी दे दिया। कौन पागल ऐसे देगा? अमेरिका चालाक था कि इसलिए दिया ताकि ये लोग
साम्यवादी को नीति को ना अपनाएं। बस जिसको जहां से, जैसे आज के नेता जहां पैसा देते हैं हम वहीं वोट दे देते हैं, सेम वही बात थी। अमेरिका ने इतना मुंह भर दिया पैसों से उनका कि उनकी आवाज नहीं निकली और वो ग्रुप बन गया सीटो। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 सितंबर 1954 में हुई थी। इसके 9 सदस्य थे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यस। अब 1972 में पाकिस्तान इससे अलग हो गया, ये भी एक नंबर में पूछ सकते हैं। हाँ जी, 1972 में पाकिस्तान इस संगठन से बिल्कुल अलग हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ उसको इससे। 1975 में फ्रांस ने इसे आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया, फ्रांस भी इससे अलग हो गया। ये लो, अमेरिका के कहने पे शामिल हो गया था, इसने भी आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया, क्यों फालतू का पैसा खराब करूं, बेकार में। उसने, वो भी अलग हो गया। 30 जून 1977 में संगठन समाप्त हो गया है। ये क्या हुआ? अभी तो बना था यार, ये अभी एकदम से खत्म भी हो गया, ऐसा क्या था? आगे बात करेंगे। ये समझौता जो हुआ था फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ था। याद कर रखना, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सीटो था वो कहां पर समझौता हुआ था? मनीला, फिलीपींस की राजधानी है, इसीलिए इसको मनीला संधि भी कहते हैं। कई बार ये भी पूछेगा मनीला संधि क्या होती है। और इसका हेड ऑफिस यानी मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। सीटों में जो सबसे पहले महासचिव बने थे उसका नाम पोटे सरसिन थे। ये सब एक एक नंबर के पॉइंट्स हैं, जिसको आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सीटों के उद्देश्य क्या है। भैया दक्षिण पूर्व एशिया में एक तो साम्यवाद को नहीं बढ़ने देना है, सैन्य बल को बनाए रखना है बिल्कुल, यानी सैनिक शक्ति को बनाए रखना है, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों में सुधार करना, यानी कि सामाजिक और आर्थिक मजबूत करनी है शक्ति, आर्थिक शक्ति से मजबूत होना है, सांस्कृतिक शिक्षा और श्रम में सफलता, यानी कि लेबर से लोगों को काम देना, ये देना, रोजगार देना, ये सीटों के उद्देश्य थे। कृषि और चिकित्सा में शोध निधि अनुदान करना, यानी कि ये सब गरीब से देश थे, तो अमेरिका ने कहा तुम्हारे एग्रीकल्चर और मेडिसिन यानी कि हॉस्पिटल के लिए मैं एक निधि, मतलब शोध निधि का मतलब है जैसे कि ट्रस्ट बनाना, उसमें अनुदान देंगे ताकि सभी की एग्रीकल्चर अच्छी हो और यानी कि और हॉस्पिटल जो हॉस्पिटैलिटी है वो अच्छी हो, यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह अच्छे हो, मेड चिकित्सा अच्छा हो तुम्हारा। ये था सीटों के उद्देश्य। अब सीटों के विघटन के कारण भैया ये खत्म क्यों हो गया, ऐसा क्या था? भैया सीटों ने बनाए तो बड़े सारे उद्देश्य थे, लेकिन वो प्राप्त नहीं हो पाए, क्योंकि जो उद्देश्य बनाए थे वो अमेरिका ने बनाए थे। तो इन्हें लगा कि भैया हमारा विकास होगा, ऐसा कुछ नहीं था, अमेरिका अपना उल्लू सीधा कर रहा था, तो वो उद्देश्य नहीं, कुछ भी नहीं हो पाए। 1972 में पाकिस्तान भी चला गया, फ्रांस ने भी वित्तीय सहायता देनी बंद कर दी, तो फिर बचता क्या? सब खत्म, जरे से बचे। और 30 जून 1977 में ये संगठन समाप्त हो गया। यहां तक थे सीटों के सारे पॉइंट्स, और हमने अभी तक जितने पॉइंट्स किए हैं, इसके बाद जो पॉइंट आएंगे यानी कि सेंटो जो नेक्स्ट ग्रुप है, उनका संगठन है, सैनिक संगठन, वो नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। और वही नहीं, और भी बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट कर देना, ताकि हमें आगे बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना इसके बाद, क्योंकि उस वीडियो में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं। और तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को कहिए सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।